Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 7th of November 2022. 7 नवंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आप देंगे, लेकिन आई होप आपको अगर क्वेश्चंस और कमेंट और कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ करंट अफेयर्स में रही होगी, उन्हीं में से मैं पूछूंगा। आप लोग आंसर बताइएगा। एक तरह से आपका रिवीजन भी होगा, साथ ही साथ आप कुछ नई चीज़ें अगर आपने पॉइंट मिस किए होंगे तो सीख लेंगे। पहला सवाल है, मौना लोआ इज अ वोल्केनो सीन इन न्यूज़। कहाँ पे लोकेटेड है ये मौना लोआ नाम का वोल्केनो? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंडोनेशिया, हवाई, इटली या जापान। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा। वैसे तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मौना लोआ एक वोल्केनो है जो कि हवाई में लोकेटेड है, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वोल्केनो। और इसके साथ ही साथ अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पोलिनेशिया, मेलेनेशिया और माइक्रोनेशिया में कुछ जो पैसिफिक के आइलैंड्स हैं उनके नाम बताए थे। तो आप मुझे एक बार फिर से रिवाइज करिए ये चीज़। मैप खोलिए, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया के आइलैंड ग्रुप्स के नाम बता दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार, देखिएगा वनुआतु या ये सब पूछेंगे तो लिख लीजिए, नहीं तो वनुआतु लिख लीजिए, न्यू लिख लीजिए, कुक्स आइलैंड लिख लीजिए, ये सब बताइए कहाँ पर है, ठीक है ना। सेकेंड सवाल है, विद रेफरेंस टू कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स COAUNPS जो मैंने आपको पढ़ाया था, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, दीज नैनो पार्टिकल्स कुड मेक द ड्रग डिलीवरी इन द ह्यूमन बॉडी स्लोअर एंड श्योरर। सेकेंड लिखा है, कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस इज अ पैरासाइटिक फंगस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ दीज नैनो पार्टिकल्स इज फाउंड एक्सटेंसिवली इन द ईस्टर्न घाट्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। तो इसका करेक्ट आंसर है नन, दोनों ही गलत है। कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस जो पैरासिटिक फंगस है वो ईस्टर्न घाट में नहीं पाया जाता बल्कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। तो द फर्स्ट वन इज रॉन्ग, ईस्टर्न घाट गलत हो जाएगा। एंड जो दूसरा है, नैनो पार्टिकल्स कुड मेक द ड्रग डिलीवरी इन ह्यूमन बॉडी स्लोअर एंड श्योरर, तो ये फास्टर करेगा, इट विल बी मच फास्टर, है ना, इट विल नॉट बी श्योर स्लोअर। तो नैनो पार्टिकल्स की जो ड्रग डिलीवरी और फास्ट करेगा, तो ये इसलिए सेकंड स्टेटमेंट में फर्स्ट एंड दोनों ही गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, न्यूज़ जो आई थी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, दे आर यूनेस्को डिजिग्नेटेड एंड क्रिएटेड अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना, करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद एकेडमिया एंड सिटीजन ग्रुप डिसाइड ऑन नॉमिनेशंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अकेले ही करती है ये काम, नॉमिनेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये एकेडमिया और सिटीजन्स के साथ नहीं पार्टनर करती है इन ऑर्डर टू डेजिग्नेट और नॉमिनेट द बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ब्राज़ील हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, ये भी गलत है। मैंने आपको उस दिन बताया था, स्पेन, मैंने पढ़ के बताया था आपको अगर याद हो, कि स्पेन में सबसे हाईएस्ट नंबर है। बहुत छोटा सा एरिया है स्पेन का, लेकिन फिर भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जब हमने कंपैरिजन की बात की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। स्टार्ट करते न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। तो कल देखो, नीदरलैंड के भरोसे, है ना, नीदरलैंड के भरोसे पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गई इस ग्रुप से, और इंडिया टॉप पे गई है, इस ग्रुप का लीडर के रूप में गई है। वहीं अगर दूसरे ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड गई है। तो इंडिया का जो मैच होगा वो अब इंग्लैंड से होगा और पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से होगा, इन ऑर्डर टू डिसाइड कि कौन सी 2 टीमें फाइनल खेलने वाली हैं, ठीक है ना। अब जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज की, वो है क्लाइमेट कंपनसेशन ऑन COP27 एजेंडा। तो यहाँ जो COP27 आपको पता है शर्म अल शेख इजिप्ट में कल से शुरू हो चुका है, 18 नवंबर तक की चलेगा। वहाँ पर अब ये जो कंपनसेशन वाला इशू है, कंपनसेशन का इशू कौन सा एजेंडा कौन सा है मैं आपको बता दूँ। कंपनसेशन का एजेंडा वो एजेंडा जिसमें ये कहा गया था कि जो डेवलप्ड नेशन है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है, वो कंपनसेट करेंगे पुअरर कंट्रीज़ को। वो डेवलपिंग या पुअर जो कंट्रीज़ हैं उनको कंपनसेट करेंगे ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें, एंड दे कैन शिफ्ट टुवर्ड्स अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दे कैन शिफ्ट फ्रॉम कोल टू रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बट उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मतलब कार्बन का एमिशन कर दिया है, उसी कारण उसी की सज़ा सब लोग झेल रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया, आपके कारण ही सब लोग उसकी सज़ा झेल रहे हैं। एंड मेनी ऑफ द डेवलप्ड नेशंस हैव बीन
escaping from this discussion. बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस डिस्कशन से बचना चाहते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शेयर करना चाहते, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं. जो इशू हुआ है इतना ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज में, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, उसको शेयर नहीं करना चाहते उसका बर्डन. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर escaping फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. बट नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा. COP27 में इसका डिस्कशन शुरू हुआ है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. देखते हैं आगे क्या नतीजा निकलता है, इस बार निकलता भी है कि नहीं निकलता है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएगी. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है. रॉयल ब्लैक, अब एक इंक का नाम है काली स्याही. रॉयल ब्लैक पिंक सिटीज इनएडिबल काली स्याही इसको बोलते हैं, और इट हैज़ रिटन हिस्ट्री कहा जा रहा है. तो यहाँ पे ये ऑब्वियस आता है पिंक सिटी का मतलब जयपुर की बात चल रही है. जयपुर में द कीपिंग अलाइव अ ट्रेडिशन ऑफ अ ट्रेडिशनल डेटिंग बैक टू द रीन ऑफ कछवाहा रूलर्स. कछवाहा रूलर्स जब इस समय राजस्थान में इस एरिया में थे, उस समय से ये स्टार्ट हुआ था. बेसिकली एक फैमिली है जो कि इनएडिबल ब्लैक इंक और काली स्याही का यूज़ कर रही है 250 ईयर्स एगो से फॉर राइटिंग फरमान्स, डिक्रीज, लेजर्स एक्सेट्रा, है ना. एंड इट इज़ द 4th जनरेशन ऑफ द फैमिली नाउ दैट प्रोड्यूसेस द इंक एवरी दीपावली. तो हर दीपावली ये प्रोड्यूस की जाती है ब्लैक इंक या फिर काली स्याही. जयपुर में ये फैमिली है. इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कछवाहा रूलर्स, एंड कछवाहा रूलर्स के टाइम से ये काली स्याही यहाँ पे बन रही है. And that is the thing which is important. And this ink is believed to ward off evils and bring prosperity to the users. ये जो ink है, कहा जाता है कि it is believed to ward off the evils and bring prosperity to the users. तो ये evils को भगाती है और prosperity भी लेकर के आती है. तो that is a very important thing जो कि आप समझ सकते हैं. आगे मूव करते हैं, आप भी मेरे साथ मूव कर सकते हैं. लेट्स मूव अहेड. यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है. हाई कोर्ट ने हम देखो क्या कहा है. सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिए कि स्टैम्प कलेक्टिंग जो हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की, या इस तरीके से आर्टिफैक्ट्स स्टैम्प कलेक्शन की, उसको फिलाटेली बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? फिलाटेली. फिलाटेली. सो द आर्ट ऑफ द हॉबी ऑफ ये स्टोरिंग एंड कलेक्टिंग स्टैम्प्स एंड ऑल, ये एक हॉबी के रूप में आता है. फिलाटेली इसको बोलते हैं. एंड यहाँ पे देखो लिखा है फिलाटेलिक एग्जिबिट्स सच एज स्टैम्प्स, स्टैम्प पेपर्स एंड एनवेलप्स ऑफ मोर देन अ सेंचुरी विंटेजेस आर एंटिक्विटीज़. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी सेंचुरी 100 सालों से ज़्यादा पुराने इस तरीके से स्टैम्प पेपर्स एनवेलप्स होंगे, दे आर एंटिक्विटीज़ नाउ, दे will be considered as antiquities. The court has observed this while rejecting a petition by philatelist Ajay Kumar Mittal, who argued that philatelic materials around 100 years and older is not an antiquity under the Antiquities and Treasures Act 1972. तो एक व्यक्ति है अजय कुमार मित्तल नाम का, जिसने आर्ग्यू किया था कि फिलाटेलिक जो मटेरियल है, यानी कि स्टैम्प पेपर, ये सब जो मटेरियल है, अगर वो 100 साल से ही पूरा मतलब 100 साल या 100 साल के आसपास के पुराने हैं तो वो एंटिक्विटीज़ में नहीं आएंगे. तो ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने, मतलब जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने ये फैसला देखा नहीं, अगर 100 साल से ज़्यादा पुराना कोई भी स्टैम्प पेपर है तो फिलाटेलिक वो एंटिक्विटीज़ में ही आएगा. सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर. ये भी आप याद रख सकते हैं. उन्होंने ये भी कहा, जज ने ये भी कहा कि फिलाटेली इज़ अ हॉबी ऑफ discerning connoisseur who appreciates the intrinsic value of vintage stamps and other such documents. The court also rejected Mr. Mitchell's petition to simplify the procedure to get a no objection certificate and temporary export permit for exporting philatelic exhibits. तो वो philatelic exhibits को बेचना चाहता था बाहर, एक्सपोर्ट एंड ये सब चीज़, तो वो सारी चीज़ें मना कर दी कोर्ट ने कि नहीं भैया ये एंटिक्विटीज़ में आते हैं. और एंटिक्विटीज़ एंड आपको पता होगा एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट नाम का एक एक्ट है 1972 का, जो कि इंडिया में ऑलरेडी चल रहा है, और ये एक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत भी आता है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है. तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल और है इसी पेज में अभी एडिटोरियल के पहले, वो है इंडियन ब्लैक हनी बी इज़ अ वेस्टर्न घाट डिस्कवरी. तो ये नाम है इंडियन ब्लैक हनी बी. तो एक नई स्पीशीज़ जो कि एंडेमिक है, एंडेमिक मतलब किसी एक स्पेसिफिक रीजन में ही पाने जाने वाली. तो यहाँ पे ये हनी बी, ब्लैक हनी बी नाम की स्पीशीज़ हमको मिली है. इसका नाम है एपिस कैरिंजोडियन, याद रखिएगा, एपिस कैरिंजोडियन. इट इज़ गिवन द नेम एंड इंडियन नेम है इसका इंडियन ब्लैक हनी बी. वेस्टर्न घाट का रीजन है, याद रखिएगा. एंड
दिस इज थिंग, इट इज़ आफ्टर अ गैप ऑफ 200 ईयर्स, मोर देन 200 ईयर्स, 200 सालों के बाद, मतलब आफ्टर मोर देन 200 ईयर्स एक नई स्पीशीज़ हनी बी की स्पॉट की गई है वेस्टर्न घाट में। ऐसा 200 सालों से ज़्यादा के बाद हुआ है। लास्ट जो हनी बी डिस्क्राइब की गई थी यहाँ पे इस रीजन में, वो एपिस इंडिका थी 1798 में, 1798 1798 में एपिस इंडिका थी बाय फेब्रिसियस, याद रखिएगा। एंड फेब्रिसियस ने इंडियन बी का नाम एपिस इंडिका रखा था, याद रखिएगा। एंड इट वाज नॉट कंसीडर्ड अ वैलिड स्पीशीज टिल नाउ, अभी तक उसको वैलिड स्पीशीज नहीं कंसीडर किया जाता था। बट द रिसर्च टीम नाउ आफ्टर दिस ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद एपिस इंडिका अलग हो गई, और दूसरा आपका ये जो एपिस कैरिंजोडियन, याद रखिएगा, एपिस कैरिंजोडियन, इसी कारण से दूसरी स्पीशीज हमको मिली है, ठीक है ना। एपिस कैरिंजोडियन ये आप याद रखिएगा, दिस इज द सेकंड आफ्टर एपिस इंडिका। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे एडिटोरियल पेज में आपको मैं बता दूँ, लिटरली बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कि पहला गुजरात इलेक्शन पे है, दूसरा ब्राज़ील इलेक्शन पे है, तीसरा आर्किटेक्चर के प्रोफेशन पे है। लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कि आपके साथ डिस्कस किया जाए और यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा आर्किटेक्चर के प्रॉब्लम में। हाँ, डिस्कशन करने वाली जो चीज़ है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक काफ़ी बड़ा एक आर्टिकल आया है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट चल रहा था वहाँ पे यूसीसी को लेकर के क्या बात चल रही थी। सबसे पहली बात तो ये जो है आर्टिकल 44, याद रखिएगा। सबसे पहले तो आर्टिकल 44 के अंतर्गत ये आता है, आर्टिकल 44 यानी कि डीपीएसपी यानी कि पार्ट 4, ठीक है ना, डीपीएसपी यानी कि पार्ट 4। तो अब वहाँ पर ये आता है, आर्टिकल 44 कहता है स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट शैल एंडेवर मतलब स्टेट कोशिश करेगा टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द थ्रू आउट द इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए। एंड ये चीज़ें ये बेसिकली इतनी चीज़ कहता है, ठीक है ना। अब कई बार इसके ऊपर डिबेट भी चला है कि क्यों है क्यों नहीं है। कई लोग कहते हैं कि होना चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिएगा कौन से मैटर, ये वो मैटर्स देखेगा जो कि मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इनसे डील करते हो, ठीक है ना। पार्ट 4 इसको इन्फोर्सेबल नहीं रखा गया है, जस्टिसेबल नहीं रखा गया इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, है ना, क्योंकि ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ा गया है कि जब वो चाहेंगे, जब उनके पास रिसोर्सेज होंगे तो वो इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, द क्लॉज ऑन यूसीसी जनरेटेड सब्सटैंशियल डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज वेल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी काफ़ी डिबेट हुआ, एंड पहले इसमें वोटिंग भी की गई कि क्या इसको फंडामेंटल राइट का पार्ट रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो एक जो सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स विच वॉज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसमें इस पर वोटिंग की गई एंड 5-4 की मेजॉरिटी से ये डिसाइड किया गया कि जो इसके स्कोप हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, वो फंडामेंटल राइट में ना करके किस में आने चाहिए, डीपीएसपी में आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे डिसाइड किया है। पहली चीज़ तो फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी में डिसाइड किया है कि ये फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, ये डीपीएसपी का पार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक मेंबर थे नज़ीरुद्दीन अहमद बंगाल के, उन्होंने ये कहा कि अगर हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया तो ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 के रास्ते में आएगा। मतलब कि फ्री प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन वाला आर्टिकल जो हो गया, और आर्टिकल 19 यानी कि फंडामेंटल फ्रीडम जो हो गई आपकी, उसके अगेंस्ट आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो दोनों राइट्स हैं गारंटी करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन विच इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ठीक है। तो ऐसा नज़ीरुद्दीन अहमद का कहना था। मतलब ये सब आप आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं कि कौन से आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में दिए जाते हैं, कौन से आर्ग्यूमेंट फेवर में। लेकिन के.एम. मुंशी जो हमारे मेंबर थे, मेंबर के.एम. मुंशी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये नोशन दैट अ यूसीसी वुड बी अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड द गवर्नमेंट टू मेक लॉज कवरिंग सेक्युलर एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इफ दे वर इंटेंडेड टू सोशल रिफॉर्म्स। के.एम. मुंशी जी का ये कहना था कि भैया देखो, गवर्नमेंट अगर चाहे या कॉन्स्टिट्यूशन अगर चाहे या गवर्नमेंट अगर चाहे तो लॉज बना सकता है रिलीजन से रिलेटेड भी, ठीक है ना। लेकिन उसका कारण क्या होना चाहिए, सोशल रिफॉर्म, उसका कारण सोशल रिफॉर्म होना चाहिए। तो ये ऑब्वियसली बात, इसका कारण सोशल रिफॉर्म है।
जो अलग अलग रिलीजन्स में प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू योर मैरिज डाइवोर्स एंड ऑल, उनको दूर करने के लिए इसको बनाया गया है। तो के.एम. मुंशी ने एडवोकेट किया था यूसीसी को। उसने कहा कि उन्होंने कहा कि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन सबसे पहली चीज़ है ना। इनहेरिटेंस के, सक्सेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। इसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी आए। उन्होंने कहा कि देखो ये डिज़ायरेबल तो है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अगर हम व्यू माने तो उन्होंने कहा था यूसीसी इज़ प्योरली, इट इज़ वेरी डिज़ायरेबल बट इट शुड बी प्योरली वॉल्यूंटरी इन द इनिशियल स्टेजेस एटलीस्ट। तो डिज़ायरेबल तो है, मतलब उनका व्यू यही था कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसको मैंडेटरी नहीं कर सकते, इट शुड बी प्योरली वॉल्यूंटरी। एंड उन्होंने कहा कि हाँ स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर यूसीसी, मतलब कि वो स्टेट कोशिश जरूर करेगा कि वो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करे, ठीक है ना। एंड द अमेंडमेंट टू प्रोटेक्ट पर्सनल लॉस फ्रॉम द यूसीसी पर इवेंचुअली रिजेक्टेड, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही हुआ कि ये बोला गया कि पर्सनल लॉस में अभी से इम्प्लाई करें कि नहीं करें, तो अभी से नहीं किया गया, थोड़ा टाइम दे दिया गया। अब यहाँ पे कुछ लोग जो और अपोज करते हैं ये कहते हैं कि देखो अगर जो सीआरपीसी आईपीसी जैसे जो लॉ हैं, जो ऑल इंडिया के लिए लॉ बनाए गए हैं, क्रिमिनल लॉज एंड ऑल, उन्हीं में देख लो कितना अंतर है। मतलब अगर आप एक बीजेपी रूल्ड स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे जो फाइन है मोटर व्हीकल एक्ट में वो अलग है और दूसरे स्टेट में अलग है, ठीक है ना। उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि जो कि अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब इतनी मतलब कितने कोडिफाइड होने के बाद, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज का कोडिफाइड होने के बाद हमारे इंडिया में वन नेशन वन लॉ नहीं बोला जा सकता अभी, तो फिर ये अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, सोशल कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट आप करोगे, तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट परहैप्स द फ्रेमर्स डिड नॉट इंटेंडेड द टोटल यूनिफॉर्मिटी। उन्होंने ये भी कहा है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भैया हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स पूरी यूनिफॉर्मिटी चाहते ही ना हो, इसी कारण से उन्होंने पर्सनल लॉज को मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में रखा विद द पावर टू लेजिस्लेट बीइंग गिवन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, है ना। तो उन्होंने कहा कि भैया ये हो सकता है स्टेट्स और पार्लियामेंट दोनों के पास इसीलिए रखा क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि यूनिफॉर्मिटी हो, स्टेट्स अपना भी काम कर सकें, ऐसा भी चाहते हैं, ठीक है ना। अब ये सारी आर्ग्यूमेंट हुए। फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर फैज़ान मुस्तफ़ा, उन्होंने ये नोट किया है कि वाइल मैरिजेस अमंग्स क्लोज रिलेटिव्स आर प्रोहिबिटेड बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट देखें 1955 का, तो मैरिज अमंग्स द क्लोज रिलेटिव्स आर प्रोहिबिटेड बट दे आर कंसिडर्ड ऑस्पिशियस इन साउथ ऑफ इंडिया। कुछ साउथ की जगह हैं जहाँ पे ये ऑस्पिशियस मानी जाती हैं। सेम जैसे मुस्लिम्स में अपने मतलब कजिन्स में भी शादी हो जाती है, मुस्लिम्स के में कजिन्स के में भी शादी हो जाती है, तो दैट इज़ द थिंग विच हैपन्स। एंड वही चीज़ यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना। दूसरा फैज़ान मुस्तफ़ा ने कहा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956 का, इट हैज़ मेड सेवरल कॉम्प्रोमाइजेज एंड कुड नॉट मेक द डॉटर अ को पार्टनर टिल 2005। वाइफ्स स्टिल नॉट को पार्टनर, नॉट डू दे हैव अ इक्वल शेयर इन इनहेरिटेंस। वाइफ्स अभी भी को पार्टनर नहीं है एंड दे डू नॉट हैव इक्वल शेयर इन द इनहेरिटेंस। सिमिलरली देयर इज नो यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो फैज़ान मुस्तफ़ा ने कहा है कि भैया मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो है ना। उन्होंने स्टैंस दिया है, जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं दैट फैज़ान मुस्तफ़ा हैज़ गिवन कि कहाँ पे मुस्लिम्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। जैसे कि कुछ लोग जैसे जम्मू कश्मीर का ही रीजन आप ले लीजिए, जम्मू कश्मीर प्रॉपर शरीयत नहीं फॉलो करता है, जम्मू कश्मीर में प्रॉपर शरीयत नहीं है, वहाँ का पर्सनल जो ट्रेडिशनल लॉ है वो फॉलो करते हैं ना। जम्मू कश्मीर का जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लॉ है उससे वो गवर्न होता है वो रीजन, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ डिफरेंस देयर एज वेल। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में गोवा को काफ़ी तारीफ़ किया कि हाँ यहाँ पे फंक्शनिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये है वो है, बट वहाँ पे जब उसके सिविल कोड की स्टडी की गई है ना, वहाँ पे सिविल कोड कहा जाता है कि इट वाज गिवन बाय द पोर्चुगीज इन 1867। उसकी जब उसमें क्या वही किया क्या था, कुछ हिंदूज ग्रुप हैं जिनको पॉलीगैमी दे दी गई, मतलब इस तरीके से एक दूसरे के थोड़े थोड़े कंसेप्ट इधर उधर कर दिए गए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसकी जब स्टडी की गई तो ये पता चला कि जो मतलब एक्चुअल जो प्रैक्टिस है वो इतनी ज़्यादा मतलब दैट इज़ नॉट सो मच यूनिफॉर्म, दैट इज़ ऑल्सो नॉट सो मच यूनिफॉर्म। उसमें भी कॉम्प्लेक्स जो पोलैरिटी है अलग अलग, उसको ध्यान रखा गया है, ठीक है ना। दिस इज़ अ सिंपल थिंग। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम जो जजमेंट है 1985 का, वहाँ पे उसने कहा कि डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन कैन डिमांड मेंटेनेंस फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड, ठीक है ना। सिंपल सी बात उन्होंने ये कही थी
कि जो डाइवोर्स वुमेन है वो मेंटेनेंस मांग सकती है। एंड इट ऑल्सो कॉल्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अलावा एक और केस है जिसमें पाउलो कुटिन्हो वर्सेस मारिया लुइजिया वेलेंटीना परेरा केस है, और 1995 का सरला मुदगल जजमेंट है, इसमें कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना, दे शुड इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, दे हैव सेड दैट, ठीक है। अब यहाँ पे लॉ कमीशन भी बनाई गई थी 2016 में स्पेशली इसी के लिए कि क्या करना चाहिए। तो लॉ कमीशन ने कहा था इट इज़ नाइदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल एट दिस स्टेज। उसका ये कहना था कि अभी नेसेसरी भी नहीं है, डिज़ायरेबल भी नहीं है। हाँ, उसने कुछ सुझाव जरूर दिए थे लॉ कमीशन ने, जैसे कि लड़के लड़की दोनों की आयु 18 साल कर देनी चाहिए मैरिज की, सबके लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। एडल्ट्री को एक ग्राउंड बनाना चाहिए फॉर डाइवोर्स ऑफ मैन एंड वुमेन, एंड सिंप्लीफाइंग द डाइवोर्स प्रोसीजर को भी सिंप्लीफाई करना चाहिए। इट ऑल्सो कॉल्ड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एज अ टैक्स एग्जेम्प्टेड एंटिटी। HUF को एक जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है उसको नहीं रखना चाहिए, एवोल्यूशन करना चाहिए। तो अब देखते हैं सारी चीज़ें क्या कैसे हैं, और आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको पता होगा कि एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, उसने फैल्कन हैवी रॉकेट जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया था, ठीक है ना। जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में लगभग 35-36 हज़ार किलोमीटर के आसपास किया था। एंड दिस इज द 4th लॉन्च ऑफ द जायंट रॉकेट, एंड इट इज़ द फर्स्ट वन इन नोटेबली 3 years, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट्स इन द वर्ल्ड। ये भी आप याद रखिएगा, फैल्कन हैवी। एंड द रॉकेट इज कैरिंग सैटेलाइट्स टू स्पेस for the US military in a mission named as USSF-44। याद रखिएगा USSF-44 ये मिशन का नाम है, US मिलिट्री मिशन है जिसके अंतर्गत ये सैटेलाइट्स कैरी कर रहा है आपका, ठीक है ना। एंड एक पेलोड है उसमें टेट्रा-1 नाम का माइक्रो सैटेलाइट क्रिएटेड बाय प्रोटोटाइप मिशन। याद रखिएगा ये जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट तक गई है टेट्रा-1। तो अगर आपसे कोई टेट्रा-1 पूछे तो ये भी US की ही एक सैटेलाइट है, माइक्रो सैटेलाइट है, याद रखिएगा, जिसको कि भेजा गया है आपके SpaceX के फैल्कन हैवी से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट टू प्रोनाउंस द EWS कोटा वर्डिक्ट टुडे। आज EWS के ऊपर वर्डिक्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट का कि क्या है क्या नहीं है। 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, लेकिन उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को एक्सक्लूड किया गया है। तो क्या वो सही है क्या नहीं है, इसके ऊपर ही जजमेंट आएगा आज, ठीक है ना। देखते हैं क्या जजमेंट आता है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिल्ड्स अ ट्राइबल हट रेप्लिका टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द यूनिक हेरिटेज। अब आपको ये फोटो दिख रहा होगा ना, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे अलग अलग जो लोग रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अंडमान एंड निकोबार की ट्राइब्स की बात करूँ तो जैसे जरावा ट्राइब है, उसका जो हट होता है वो बीहाइव शेप का हट होता है, उसको चड्डा बोलते हैं, चड्डा CHADD है, ठीक है ना। बीहाइव शेप का हट होता है जरावास का, एंड वो ट्राइबल्स वहाँ पे रहते हैं। देन शोम्पेन के हट अगर हम बोले तो इट इज़ क्राफ्टेड विद द लीव्स ऑफ जंगली सुपाड़ी जो रहती है उससे हट बनता है शोम्पेन कम्युनिटी का, ठीक है ना। एंड शोम्पेन हट क्राफ्टेड विद लीव्स ऑफ जंगली सुपाड़ी विद अ केज फॉर वाइल्ड पिग्स, है ना, विद अ केज फॉर वाइल्ड पिग्स बिल्ड बीनीथ इट, है ना। एंड निकोबारीज हट अगर हम देखें इट इज मेड यूजिंग द थिन स्टेम्स ऑफ लोकल केन कवर्ड बाय थिक ड्राई ग्रास। तो अगर हमने निकोबारीज हट के बारे में बात की तो इट इज मेड बाय थिन स्टेम्स ऑफ लोकल केन कवर्ड बाय थिक ड्राई ग्रासेस, ठीक है ना। एंड यहाँ ये सब ट्राइबल ऑब्वियसली अदर ट्राइबल लाइफ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी वही कर रहा है कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका जो लोकेलिटी है जहाँ वो रहते हैं, जिस हट में वो रह रहे हैं, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए उनके हट्स को रिक्रिएट कर रहे हैं ऑफ दीज कम्युनिटीज़ एंड ऑल। इन कम्युनिटीज़ का इसका रिक्रिएट करके बेसिकली उसका डिज़ाइन ऑथेंटिक रखा जा रहा है ताकि एग्जैक्टली
एग्जैक्टली वैसे ही दिखे, है ना। जैसे जरावा हट यहाँ पे लिखा भी, देखो जरावा हट कॉल्ड अ चड्डा हैज़ ट्रेडिशनल बास्केट, बोज, एरोज एंड अदर आर्टिफैक्ट्स यूज्ड बाय द कम्युनिटी। तो ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी वहाँ पे और ये उनकी रियलिटी को दिखाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, एंथ्रोपोलॉजिकल जो म्यूजियम्स हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने चाहिए, है ना। और इस तरह के जो ट्राइबल हट्स हैं अगर वो बनेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो टूरिज़्म है वो और बढ़ेगा। तो ये भी एक मुहिम टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अगली न्यूज़ है, इलेक्शन कमीशन ने सजेशन दिया है, प्रपोज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग अ पोल कैन पे इन कैश फॉर कैंपेन रिलेटेड एक्सपेंडिचर। तो कैंपेन रिलेटेड एक्सपेंडिचर में कैश में अभी जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है वो 10,000 रुपये, मतलब कि कैंडिडेट जो है अगर वो इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहा है तो इलेक्शन कैंपेनिंग रिलेटेड एक्सपेंडिचर में 10,000 तक का कैश पेमेंट एक बार में कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, कैश पेमेंट उससे ज़्यादा नहीं। तो उसको उस अमाउंट को 10,000 से घटा करके 2,000 करने की बात कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ताकि ये प्रोसेस और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बने और ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो हैं वो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बन सके। तो अभी याद रखिएगा कि अभी जो इलेक्शन कैंपेन रिलेटेड जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर, उसमें 10,000 तक का कैश पेमेंट कर सकता है कैंडिडेट, बट उसको घटा करके 2,000 की मांग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। COP27 पुट्स क्लाइमेट कंपनसेशन ऑन एजेंडा फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि अभी क्या एजेंडा है ये, तो वही वाली बात है कि कौन जिसने जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करे और उतना कंपनसेट करे, है ना। तो इस कंपनसेशन से बचते हुए आ रहे हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, रिच कंट्रीज बचेंगी ही, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो डैमेज पूरा अपने ऊपर लें, और दूसरी बात कि अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी लें। तो COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट में हो रहा है। आप देखते हैं, इनका कहना तो ये है कि इट विल नॉट गारंटी द कंपनसेशन, नॉट नेसेसरी एक्नॉलेज द लाइबिलिटी एज वेल, और हो सकता है कि 2024 तक कंक्लूजन निकल पाए, लेकिन हाँ बातचीत शुरू हो गई, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, एंड व्हाट अ मैन दिस प्लेयर, व्हाट अ मैन दिस हैज बीन सूर्य कुमार यादव। कल का अगर आपने मैच नहीं देखा तो जस्ट सी द हाइलाइट्स, जस्ट सी हिज इनिंग्स एंड यू विल रियलाइज एवरी इनिंग इज लाइक दैट ओनली, है ना, इज अमेजिंग। So that is it for the day. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you. Have a nice day.